केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी सरकार के 20 साल के रिपोर्ट कार्ड की बुकलेट की जारी। बोफोर्स समेत 24 घोटालों का किया जिक्र। खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया। 39 मेंबर में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी शामिल। मनमोहन और थरूर को भी जगह। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिरमौर के बाद पहुंचे शिमला। शिव बावड़ी मंदिर और स्लॉटर हाउस का लिया जायजा। पंजाब के 8 जिलों में बाढ़। तरनतारन में बांध टूटा। फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर पर फेसिंग। फाजिल्का में बीएसएफ की 3 चौकियां डूबी। शिमला में 7 दिन से लैंडस्लाइड में दबे शव। अब तक 17 डेड बॉडी मिली, 3 लापता। हिमाचल उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट। चंद्रयान 3 अब चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर। फाइनल डीबूस्टिंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम की गई। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी लैंडिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा हुई। वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत नहीं मिली है और सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को भी नहीं मिली जगह। कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत और मनीष आनंद शर्मा और शशि थरूर स्थायी सदस्य बने हैं। राहुल, सोनिया और प्रियंका को भी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी प्रमुख स्थान मिलने की बात सामने आई है और कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत दी गई है। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत दिए जाने की बात सामने आई है और मनीष आनंद शर्मा और शशि थरूर स्थायी सदस्य बने हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और राहुल, सोनिया और प्रियंका को भी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को नहीं मिली अहमियत। तो वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत नहीं मिली है। सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को नहीं मिली जगह। तो सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत मिलने की बात सामने आई है और कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को अहमियत दी गई। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें और मनीष आनंद शर्मा और शशि थरूर स्थायी सदस्य बने हैं। तो मनीष आनंद शर्मा और शशि थरूर स्थायी सदस्य बने। राहुल, सोनिया और प्रियंका को भी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया है। तो आम जानकारी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी प्रमुख स्थान मिला है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा की बात सामने आई है और वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को नहीं मिली अहमियत। तो वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत नहीं मिली और सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को जगह नहीं मिली। तो सुप्रिया श्रीनाथ को छोड़कर किसी को नहीं मिली जगह और कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें। कांग्रेस के प्रेशर ग्रुप के नेताओं को सीडब्ल्यूसी में अहमियत मिलने की बात कही गई है और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राहुल, सोनिया, प्रियंका को सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में बातचीत करेंगे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी। स्वागत आपका दुर्गेन जी। देखिए, सीडब्ल्यूसी में कुछ लोगों को तो जगह मिल गई है लेकिन वहीं कई ऐसे भी नाम हैं जिनको अहमियत नहीं दी गई है। क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? और यूपी के नेताओं को अहमियत न देना, ये बहुत बड़ी बात है दुर्गेन जी, क्योंकि यूपी में पहले ही कांग्रेस लगभग शून्य पर नजर आती है। क्या यही वजह है कि इन नेताओं को यहाँ पर जगह नहीं दी गई? नहीं, निश्चित तौर पर अगर ये कहा जाए कि हम ये प्रत्यक्ष तौर पर ये कह सकते हैं कि यूपी के नेताओं को जगह नहीं दी गई, लेकिन परोक्ष रूप से अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी रायबरेली के सांसद हैं, राहुल गांधी का अमेठी से ताल्लुक रहा है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उत्तर प्रदेश के कोटे में नेता है। तो आप ये इस तरह इन दोनों के रूप में कह सकते हैं कि हाँ, वो कांग्रेस इस बात की दलील दे सकती है कि भाई इस देश के कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो सुप्रिया श्रीनेत्र को छोड़कर कोई भी, बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश में हैं, उनको सीडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं बनाया गया। सुप्रिया श्रीनेत्र लगातार उनका जो
एक तरीके से डिजिटल सेल है उस पे, और एक प्रखर और मुखर प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस की वकालत करती नजर आती हैं। वो महाराजगंज से चुनाव भी लड़ चुकी हैं लोकसभा का, और उनके पिताजी हर्षवर्धन सिंह भी काफी वक्त तक वहां के एमपी भी रहे हैं कांग्रेस के। तो एक ये बस आप ये देख लीजिए कि जो बहुत जाने पहचाने सोनिया, राहुल, प्रियंका को आप यूपी के कोटे में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के कोटे से कहा जाए 80 लोकसभा सीटें हैं, चुनाव अगले वर्ष है, और वहां से केवल सुप्रिया श्रीनेत्र को अगर लिया जाता है, तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर सीडब्ल्यूसी की जो लिस्ट आई है उसको लेकर उठेंगे। अब बात सीडब्ल्यूसी की है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही कांग्रेस पार्टी में सबसे ताकतवर बॉडी होती है, सबसे ताकतवर संस्था होती है। और सीडब्ल्यूसी बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मत के आधार पर जो फैसले करती है वही सच है, चाहे टिकटों को लेकर हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर हो। एक चुनाव अभियान समिति बनती है, एक संसदीय समिति बनती है, लेकिन जो सीडब्ल्यूसी बहुत सारे जो अहम फैसले पार्टी के अंदर होते हैं वो सीडब्ल्यूसी करती है। तो सीडब्ल्यूसी जाहिर सी बात है कि उसकी जो सूची है इसमें नंबर 1 पर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे हैं, उसके बाद सोनिया गांधी हैं क्रम में, और तीसरे नंबर चूंकि खड़गे मौजूदा अध्यक्ष हैं, सोनिया पूर्व अध्यक्ष हैं, उसके बाद तीसरे क्रम में मनमोहन सिंह हैं, उसके बाद फिर राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष के रूप में आते हैं, इसके बाद बहुत सारे नेता हैं। इस तरीके के जो क्रम है उसको अगर आप देखें, लेकिन जो सबसे अहम महत्वपूर्ण बात ये है कि उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी से सीडब्ल्यूसी में अगर गरिमा उस तरीके से देखें तो जो जमीनी नेता हैं, जो दलित शोषित पीड़ित वर्ग के नेता हैं, अन्य लोगों नेता, मुझे लगता है कि सोनिया राहुल से इसको नहीं नापना चाहिए था, और इसमें कायदे से कुछ अन्य ऐसे जो जमीनी नेताओं को जगह देनी चाहिए थी। अभी बृजलाल खाबरी को उन्होंने हटाया, मुझे उम्मीद थी कि वो सीडब्ल्यूसी में जाएंगे, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे जो अन्य राज्यों के लीडर हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ से ले लीजिए, जो मौजूदा गृह मंत्री हैं वहाँ के ताम्रध्वज साहू, उनको सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है, चौंकाने वाला नाम है। इसी तरीके से जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ के नेताओं, सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है। मनीष तिवारी नाराज चल रहे थे लंबे समय से, ऐसा लग रहा था मनीष तिवारी बीजेपी में चले जाएंगे। पंजाब से सांसद हैं वो, उनको जगह मिली है। आनंद शर्मा बहुत भयंकर नाराज थे, उनको जगह मिली है। तो शशि थरूर लगातार मुखर हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि थरूर एक अलग, कभी कभी पार्टी लाइन से अलग ही वो बोल रहे थे, शशि थरूर को जगह मिली है। तो कुल मिलाकर जो G23 वाले नेता थे, जो नाराजगी उनकी जो हो रही थी, उनको उसको शांत करने की कोशिश की गई, उनको पर्याप्त जगह दी गई। और एक अगर ओवरऑल देखें तो दक्षिण के राज्यों में अगर सीडब्ल्यूसी को देखें तो दक्षिण के राज्यों के नेताओं की भरपूर नुमाइंदगी है, मैं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त नुमाइंदगी है। बंगाल से जो मौजूदा लोकसभा में नेता है कांग्रेस के, उनको लिया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो दक्षिण के राज्यों को अहमियत दी गई है, चुनावी राज्यों को अहमियत दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर कहूंगा, उत्तराखंड से हरीश रावत को लिया है उन्होंने, सबसे बड़े चेहरे हैं, जाहिर सी बात है। और यही नहीं, आप विशेष आमंत्रित सदस्य में गणेश गोदियाल को भी लिया, जो पूर्व अध्यक्ष थे अभी। हाँ। तो इसमें सवाल उठता है कि अगर गणेश गोदियाल, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और हरीश रावत और गणेश गोदियाल हो सकते हैं, तो यहाँ खाबरी भी हो सकते हैं, इसके पूर्व के कई अध्यक्ष निर्मल खत्री हो सकते थे, बहुत सारे लोग हो सकते थे। गरिमा, बिल्कुल। देखिए दुर्गेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर भी हमने बात कर ली, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो निर्णय होते हैं सर्वोच्च कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल माने जाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपने दोनों नजरिए बताए कि अगर सोनिया गांधी हो या प्रियंका या राहुल को ले ले, जुड़ाव है, लेकिन क्योंकि ये तो होने ही थे, एक नजरिया ये भी है। और उत्तर प्रदेश में जो हालात है, मुझे लगता है इसको देखते हुए जमीनी स्तर के नेताओं को अगर इसमें जोड़ा जाता तो उनमें भी जोश आता और जोशीले अंदाज में उत्तर प्रदेश में वो पार्टी के लिए काम करते। कहीं यही वजह तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये खत्म होती जा रही है पार्टी, क्योंकि वर्तमान के हालातों को देखते हुए यही कहा जाएगा। मुझे जो सीडब्ल्यूसी को देखकर ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी फेस सेविंग कर सकती है। राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी मौजूदा सांसद भी है रायबरेली। तो आप टेक्निकली तो आप नहीं ये कह सकते कि उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी नहीं दिख रही है, लेकिन जो आप कह रही हैं ये बड़े नहीं, इनको तो होना ही था, ये कहीं से भी होते तो होते। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीटें वाला राज्य है। यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस या तो जानबूझकर ऐसा कर रही है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका कोई एंगल है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बहुत असहज नहीं करना चाहते वो,
एक एंगल ये भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी उनका फोकस बहुत नहीं है। जब 2024 का इलेक्शन हो, ये जो इन 4 राज्यों के जो इलेक्शन में कांग्रेस का फोकस है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उसमें फोकस में आए, तो एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को यहाँ करना चाहिए था, कुछ जमीनी नेताओं का, कुछ विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समुदाय के नेताओं को लिया जाना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत न मिलना भी एक बड़ी बात हो सकती है। फिलहाल घोषणा हो गई है, बड़े नाम सामने आए हैं, वर्किंग कमेटी में यूपी के नेताओं को अहमियत नहीं दी गई। अगर बात की जाए तो महज सुप्रिया श्रीनीत का जो नाम है वो सामने आया है, लेकिन जैसा कि प्रधान संपादक ने बताया कि कई और नाम है जिनका जुड़ाव भले ही रहा हो, लेकिन वर्तमान के समय में यूपी में जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, अगर उस पर ध्यान दें तो उस लिहाज से अन्य नेताओं को भी जगह अगर इस कमेटी में दी जाती तो वो बेहद अहम होता और कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो फायदेमंद होता। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई है। प्रचार में निकले दारा सिंह चौहान पर काली स्याही फेंकी गई और घोसी में दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाला भागने में सफल रहा है। घोसी के अदरी कस्बे में प्रचार के दौरान ये घटना हुई है। तो अदरी कस्बे में प्रचार के दौरान ये घटना हुई। घोसी में दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंके जाने की बात सामने आई है। स्याही फेंकने वाला भागने में सफल रहा है। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर स्याही फेंकने वाला भागने में सफल रहा और प्रचार में निकले दारा सिंह चौहान पर काली स्याही फेंके जाने की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको बता रहे हैं और घोसी में दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई है। घोसी से आम खबर आपको हम बता दें तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्याही फेंके जाने की घटना सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए, जब यहाँ पर वो कार से उतरते हैं उनका स्वागत हो रहा था, लोगों ने माला पहना रहे थे, लेकिन उस दौरान ही एक शख्स उन पर किस तरीके से स्याही फेंकता है वो आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब दोबारा से उनकी सीट पर उपचुनाव भी होगा। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले, लेकिन उसके बाद ये स्याही फेंकने वाला शख्स कौन था, अब इस पर भी जो जांच है वो होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। मऊ में दारा सिंह चौहान के ऊपर किस तरीके से स्याही फेंकी गई, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर के न्यूज़ आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ वो कार से उतरते हैं और उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा था, लेकिन एक शख्स अचानक से उनके ऊपर काली स्याही फेंक देता है और यहाँ पर विरोध एक तरीके से हम कह सकते हैं दिखाया गया, काली स्याही फेंकी गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देखिए उनके चेहरे पर साफ तौर पर यहाँ पर स्याही फेंकी गई है और मऊ से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मऊ से, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ ने अपने दर्शकों को दिखाई है। दारा सिंह चौहान का स्वागत होता है, वो कार से नीचे आते हैं और एक शख्स उन पर स्याही फेंक देता है। क्या इस शख्स को पकड़ा गया है? जी बता दें रीमा जी कि मऊ जिले में घोसी विधानसभा में क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर जिस तरह से देखा जाए तो दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन बात करें वही दारा सिंह चौहान का, तो कहीं न कहीं दारा सिंह चौहान को कोई न कोई ग्राम सभा ऐसा मिल जा रहा है जहां उनको विरोध का सामना मिल जा रहा है। यहाँ जनता की मूलभूत ये है कि जनता कहीं न कहीं उनसे नाराज दिखाई दे रही है और इसी का देखा जाए तो आज जो इंदारा में जो स्याही फेंका गया है, हो सकता है या किसी पार्टी के द्वारा कराया गया हो या हो सकता है वहाँ की जनता की कहीं न कहीं इनसे नाराजगी रही हो, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो थे इसके पहले समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर आए थे और जीत हासिल की और इस बार दल बदल के फिर भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्र में और उपचुनाव में ये फिर उतरे हुए हैं। कहीं न कहीं जनता का एक हो सकता है या तो विरोध हो या फिर किसी पार्टी के द्वारा इनके ऊपर स्याही फेंका गया हो। बात करें अभी तक पुलिस के गिरफ्त में वो शख्स नहीं आया जिसने स्याही फेंक के और वहाँ से जो गायब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सपा के लोगों पर आरोप भी लगा रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर। क्या यहाँ पर कोई बयानबाजी भी हुई है इस पूरे मामले को लेकर? तो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं अगर घोसी विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है वहाँ समाजवादी पार्टी को हार हो रही है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी ये काम करा रही है। अगर वही देखा जाए समाजवादी पार्टी का तो उन्होंने कह रहा है कि नहीं, हमारे ओर से कोई नहीं है, ये जनता की विरोध है, जनता इनके ऊपर नाखुश दिख रही है इस क्षेत्र से और नाखुश होने के कारण ये जनता इनके ऊपर फेंक रही है।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए दारा सिंह चौहान चुनाव के ही यहाँ पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस दौरान यहाँ पर उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई है। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें जहाँ पर मऊ में दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंके जाने की यह घटना कैमरे में कैद हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हमने के न्यूज पर दिखाई है और प्रचार में निकले दारा सिंह चौहान पर काली स्याही फेंकी गई है। हालांकि देखिए अब यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर भाजपा की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि सपा के जो पोषित गुंडे हैं उनकी ओर से ये कदम उठाया गया है। और आगे बढ़ते खबरों की ओर मुरैना से आम खबर आपको हम बताते हैं। दंपत्ति के विवाद में फायरिंग हो गई, 3 की मौत हो गई है। पति ने पत्नी, साले और साली को गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर तीनों की मौत हुई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है और बागचीनी थाना क्षेत्र के बागचीनी गांव का पूरा मामला है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो गोली लगने से 3 की मौत हो गई है और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। तो घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोली लगने से मौके पर 3 की मौत हुई है। तो यह आम जानकारी आपको हम बताते हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहां पर घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बागचीनी थाना क्षेत्र के बागचीनी गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो बागचीनी गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। मुरैना से खबर, दंपत्ति के विवाद में फायरिंग हुई, 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। और पति ने पत्नी, साले और साली को गोली मारी है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ताजा मामला मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरा जिले का है, जहां पर शहपुरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंडा में मुख्यमंत्री राशन वितरण योजना के तहत वाहन द्वारा ग्रामीणों को राशन बांटा जा रहा था, जिसमें गेहूं घटिया क्वालिटी का घुना और सड़ा हुआ था। गेहूं ग्रामीणों को वितरित किया जा रहा था। इसकी खबर भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू को हुई। तब उन्होंने फौरन जाकर मौके पर देखा तो बताया कि यहाँ घटिया स्तर का गेहूं दिया जा रहा है, जो कि काम का नहीं है। इसकी जांच के लिए मैंने जिला स्तर पर अधिकारियों से भी बात की है। वो गेहूं को वितरित को अब रोक दिया गया है और राशन वितरण के लिए संचालित रानी लक्ष्मीबाई स्वयं सहायता समूह डोंडा की सचिव अहिल्याबाई ने बताया कि उन्हें ऊपर से ही ऐसा राशन मिल रहा है और गुरैया के सरपंच द्वारा यहां राशन भेजा जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह के राशन ग्रामीण उपयोग करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर इसका कैसा असर पड़ेगा। देख सकते हैं। और अगली खबर है कानपुर से, जहां पर सावन के पवित्र महीने में महिलाओं के द्वारा प्रथम साल सिरसैया घाट स्थित मां गंगा द्वार से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा लोगों की आस्था को जगाने और आजकल के नौजवान बच्चों को भी ईश्वर के प्रति प्रेम जगाने के लिए थी। अब हर साल ये यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। यात्रा सरसैया घाट गंगा जी से निकलकर कचहरी स्थित सिद्धेश्वर भोलेनाथ मंदिर में समाप्त हुई है। यात्रा में मुख्य रूप से वंदना मिश्रा, रजनी मिश्रा, सुषमा गुप्ता, सुमन पांडे, रंजना वर्मा, अंजलि मालवीय, लक्ष्मी तिवारी आदि कई महिलाएं मौजूद रही हैं। अभिनंदन करती है, वंदन करती है। सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा निकाली गई है। सिरसैया घाट के मां गंगा द्वार द्वारा निकाली गई कांवड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और नौजवान बच्चों में भगवान के प्रति प्रेम जगाने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है और अब हर साल इसी तरह से यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की शुरुआत सिरसैया घाट से हुई और इसके बाद कचहरी स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में जाकर समाप्त हुई है। हमारे साथ महिला मंडल की कई महिलाएं, जिन्होंने आज प्रथम वर्ष बाबा भोलेनाथ की कांवड़ सरसैया घाट स्थित मां गंगा का जल लेकर और
लेकर बाबा को खुश करने का कार्य किया। हम बात करेंगे इन महिलाओं से और जानेंगे कि आज इस कार्यक्रम की विशेषता क्या है, आज क्या उद्देश्य रहा है इस पावर के प्रोग्राम को करने का। आइए बात करते हैं और जानते हैं इनसे। मैडम क्या नाम है आपका? जी रजनी मिश्रा। रजनी मिश्रा जी, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है? जी आज का उद्देश्य ये कि सावन चल रहा है, तो इसमें हम लोग के मंदिर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हम लोग कांवड़ यात्रा जो महिला मंडल बना वो लोग उठा रहे हैं। बाबा ने हमें इस चीज का सौभाग्य दिया, इसलिए हम लोग बाबा के बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या नाम है? वंदना मिश्रा। वंदना जी, ये बताइए कि आपकी महिला मंडल टीम में इस बार प्रथम वर्ष कितने लोग शामिल हुए? इस वक्त करीब 60-70 लोग हो गए। प्रथम बात था, अब पहले 200 के ऊपर हो गई है। अच्छा, क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे और लोगों के आगे आने वाले समय के लिए इस यात्रा के बारे में? इस यात्रा के लिए इसलिए दिया जाए कि भैया आने वाले समय के लिए जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो नई पूजा पाठ में पीछे भागते हैं, इसके लिए बच्चों के लिए उत्साह किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ कई महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने प्रथम वर्ष इस बाबा की कांवड़ यात्रा को उठाया, और भी कई लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे इस कांवड़ यात्रा के बारे में। माता जी, क्या नाम है आपका? सीमा गुप्ता। माता जी, आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य है कि आस्था को जगाया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि इस बार सावन 2 महीने का लगा सोमवार है जी। तो इसको लेकर के आपकी टीम ने किस तरीके की तैयारियां की थी? बहुत अच्छे से तैयारी, बहुत जोरदार तैयारी किया है हम लोग। क्या लगता है आने वाले समय में ये आपकी टीम और बढ़ेगी? और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पूर्व विधायक पर पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है और तिंदवारी बांदा के पूर्व विधायक है ब्रजेश प्रजापति। पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति पर पत्नी ने एफआईआर कराई है। ससुराल में मारपीट का पूर्व विधायक पर आरोप है और मकान की गेट कार से टक्कर मारने का भी आरोप, पत्नी को कार से कुचलने के प्रयास का भी आरोप लगाया गया है। पत्नी और ससुराल वालों ने मारपीट का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस से भी भिड़े हैं पूर्व विधायक और पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक का शांति भंग में चालान भी कर दिया। पत्नी शालिनी की तहरीर पर पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। पत्नी शालिनी के मुताबिक ब्रजेश नशा करने के आदी हैं और पति की हरकतों से ऊब कर वो 4 साल से मायके में रह रही हैं। शुक्रवार की देर रात लखनऊ वृंदावन इलाके की घटना, मामले की जांच में जुटी पीजीआई पुलिस। तो पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, मौके पर पहुंचे पुलिस से पूर्व विधायक भिड़े हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक पर शांति भंग का आरोप भी लगाया है और पत्नी शालिनी की तहरीर पर पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। तो पत्नी शालिनी ने शिकायत दर्ज करवाई है। पत्नी शालिनी की तहरीर पर पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और पत्नी शालिनी के मुताबिक ब्रजेश नशा करने का आदी है और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। शुक्रवार की देर रात लखनऊ वृंदावन इलाके की ये पूरी घटना बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेठी से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां गड्ढे में गिरकर एक बच्चे की मौत का ये पूरा मामला है। हर घर नल जल जीवन मिशन के तहत खोदा गया था गड्ढा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बस्ती से टंकी हटवाकर दूसरी जगह लगवाने की मांग की। टंकी का निर्माण कर रहा ठेकेदारों ने की पीड़ितों से मुलाकात। 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि दिलाने का आश्वासन। और शुक्ल बाजार से पूरे गुजरन खेममऊ गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो खेममऊ गांव का ये पूरा मामला है। बस्ती से टंकी हटवाकर दूसरी जगह लगवाने की मांग की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें और टंकी का निर्माण कर रहा ठेकेदारों ने पीड़ितों से मुलाकात की है और 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई है। शुक्ला बाजार से पूरे गुजरन खेममऊ गांव का ये मामला बताया जाता है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, अमेठी से खबर, गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत का ये पूरा मामला है। तो गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत का ये पूरा मामला, हर घर नल और जल जीवन मिशन के तहत ये गड्ढा खोदा गया था। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बस्ती से टंकी हटवाकर दूसरी जगह लगवाने की बात की सामने आई थी और मांग हुई इस बात की। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अमरोहा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान निकले शिव भक्तों के जत्थे। बीजेपी जिला महामंत्री के नेतृत्व में निकली कांवड़ यात्रा। हजारों शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। ब्रजघाट से जल भरकर लौट रहे शिव भक्त। कांवड़ यात्रा में सुंदर झांकियों ने मन मोह लिया। पूर्व एमएलए महामंत्री अभिनव कौशिक शामिल। गजरौला के चौपला चौराहे पर हुआ शिव भक्तों का स्वागत। तो गजरौला के चौपला चौराहे पर शिव भक्तों का स्वागत हुआ है, यह आम खबर आपको हम बता दें। और ब्रजघाट से जल भरकर लौट रहे शिव भक्त। कांवड़ यात्रा में सुंदर झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया है। पूर्व एमएलए महामंत्री अभिनव कौशिक इसमें शामिल। गजरौला के चौपला चौराहे पर शिव भक्तों का स्वागत हुआ है। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर सराफा व्यापारी से लूट का मामला। गन पॉइंट पर 13.50 लाख की लूट का मामला सामने आया है। तो 13.5 लाख रुपए की लूट की गई है और लूट करते 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। बदमाशों के पीछे पैदल भागते दिख रहे व्यापारी। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश लेकिन पुलिस के हाथ खाली। और लूट के 12 घंटे बाद भी पुलिस की 7 टीमें फेल। सराफा व्यापारियों में पुलिस को लेकर आक्रोश है। फिलहाल आम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है और बदमाशों के पीछे पैदल भागते दिख रहे व्यापारी। तो बदमाशों के पीछे पैदल भागते दिख रहे व्यापारी और सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश लेकिन पुलिस के हाथ खाली बताए जाते हैं। तो आम खबर आपको बता दें। और लूट के 12 घंटे बाद भी पुलिस की 7 टीमें फेल। तो 7 टीमों के फेल होने की बात सामने आई है। सराफा व्यापारियों में पुलिस को लेकर आक्रोश है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों पर लगाम लगाने में नाकाम कोतवाल नजर आए। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। और संभल में शिक्षा देने वाला ही राक्षस बन गया। प्रधानाध्यापक ने महिला शिक्षा मित्र के साथ छेड़खानी की है और प्रधानाध्यापक और महिला शिक्षा मित्र में मारपीट हुई। प्रधानाध्यापक ने शिक्षा मित्र और अन्य महिला को पीटा है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रधानाध्यापक ने शिक्षा मित्र और अन्य महिला को पीटा है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र का ये वीडियो बताया जाता है। तो थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र का ये पूरा वीडियो है। एक दिन पूर्व का ही ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, संभल में शिक्षा देने वाला ही राक्षस बना है। तो संभल में शिक्षा देने वाला ही बना राक्षस और प्रधानाध्यापक ने महिला शिक्षा मित्र के साथ छेड़खानी की है। थाना कुढ़ फतेहगढ़ के गांव खबरिया की एक घटना को दर्शाते हुए एक महिला शिक्षा मित्र द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी कि उसके प्रधानाध्यापक द्वारा उसके साथ में छेड़खानी और मारपीट की है। गंभीरता को देखते हुए मामले को तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और देश की बात में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में हत्या आरोपित सचिन बिश्नोई की अन्य साथियों संग फोटो वायरल हो रही है। इमामबाड़ा, लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क की फोटो वायरल, असलहों के साथ भी फोटो वायरल। लॉरेंस बिश्नोई का भांजा और शूटर है सचिन बिश्नोई। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी, आरोपियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। लखनऊ, अयोध्या किसी नेता की हत्या के लिए पहुंचे थे, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है लखनऊ पुलिस से भी मांगी जा रही है मदद। बीते साल 29 मई को हुई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या। अयोध्या किसी नेता की हत्या के लिए पहुंचे थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मिशन शक्ति अभियान का पाठ पढ़ाने वाली खाकी हुई बेलगाम। महिला से दरोगा ने की अभद्रता, पीड़ित महिला के साथ दरोगा ने फोन पर की अभद्रता। शोषण का शिकार हुई महिला ने कोतवाली में की शिकायत। आरोपियों से साठगांठ कर महिला को धमकाने का आरोप। प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, कार्रवाई की जगह राजीनामा का दबाव बनाने का आरोप। पीड़ित महिला ने एसपी से की कार्रवाई की मांग। महिला ने वीडियो बनाकर किया वायरल। राठ कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला से दरोगा ने की अभद्रता। महाराजगंज पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़। महाराजगंज से खबर आपको बता रहे हैं, वाहन चोरों के बीच मुठभेड़। घेराबंदी कर रही पुलिस टीम पर झोंका फायर। चोरों को पकड़ने में सोची स्वाट पुलिस को मिली सफलता। 7 बाइक समेत अवैध असला बरामद। बाइक चोरी करके नेपाल में बेचते थे चोर। 4 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाली के पकड़ी चौकी क्षेत्र से हुई है गिरफ्तारी। महाराजगंज से खबर, पुलिस और वाहन चोरों के बीच हुई मुठभेड़। महाराजगंज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर तालाब में डूबने से बच्चियों की मौत। डूबकर मरने वाली दोनों बच्चियां सगी बहनें हैं। तालाब में खेलते खेलते पहुंची थी 3 बच्चियां। मनरेगा पार्क के तालाब में डूबी बच्चियां। मनरेगा पार्क में बने तालाब पर हुई बच्चियों की मौत।
बस्ती जिले के छावनी थाना के NH 28 पर भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। तीनों युवक अयोध्या से वापस घर जा रहे थे। हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीनों युवकों को रौंद दिया। 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा, लेकिन रास्ते में तीसरे युवक की भी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। टोल प्लाजा और आसपास के CCTV फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। बीती रात थाना क्षेत्र छावनी के फूलडीह में नेशनल हाईवे पर 3 युवक जो कि अयोध्या से बस्ती की तरफ आ रहे थे, जिनके नाम वीरेंद्र यादव पुत्र नंदलाल निवासी विक्रमजोत, सूबेदार यादव पुत्र दयाराम निवासी विक्रमजोत और तीसरा मनीराम निषाद पुत्र बितानू कल्याणपुर थाना क्षेत्र छावनी के रहने वाले थे। किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे मौके पर वीरेंद्र यादव और मनीराम निषाद की मौके पर मृत्यु हो गई और सूबेदार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर तत्काल SO छावनी मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे और गंभीर रूप से घायल सूबेदार यादव को एम्बुलेंस में लदवा कर तत्काल इनको जिला चिकित्सालय अयोध्या रवाना किया गया। रायबरेली से लगभग 10 किलोमीटर दूर गंगागंज स्थित लालूपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नागपंचमी के पर्व पर मेले का आयोजन किया गया, जिस पर लाखों श्रद्धालुओं ने नागपंचमी के पर्व पर आस्तिक देव मंदिर पर दर्शन किए और खंबियां चढ़ाई। श्रद्धालुओं ने बाबा के मंदिर के बगल में साई नदी के स्नान करने के बाद गीले वस्त्र पहनकर मंदिर जाकर दर्शन किए और मान्यता मांगी। श्याम बलारी विश्वकर्मा और इसी बीच आपको लखीमपुर खीरी से खबर बता देते हैं। लखीमपुर खीरी से खबर, लेखपाल का घूस लेते वीडियो हुआ वायरल। लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे हैं। विरासत के नाम पर किसान से ली 7,000 रिश्वत। गांव के 5 किसानों से लेखपाल ने ली रिश्वत। लेखपाल का वीडियो बनाकर किसानों ने किया वायरल। लेखपाल का वीडियो बनाकर किसानों ने किया वायरल। लखीमपुर खीरी से खबर, लेखपाल का घूस लेते वीडियो हुआ वायरल। हम आपके दो तुम अरे गिल्ले बाबूजी चलो लाइन है नहीं दे दे काम हम प्रधान जी से कहा हम 4-5 भाई हैं। माता देखो पूरी माता के देख लो 400 कम लेके देना है ना। हम आपके लेके दो तुम अरे गिल्ले बाबूजी चलो लाइन है और लेखपाल का यहाँ पर घूस लेते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। माता देखो पूरी माता के देख लो 400 कम लेके देना है ना। और इसी बीच आपको बागपत से खबर बता देते हैं। राम रहीम की पैरोल हुई खत्म। गुरमीत राम रहीम की पैरोल हुई खत्म।
आज दोबारा जेल जाएंगे राम रहीम। दोबारा जेल जाएंगे राम रहीम। आपको बता दें कि पैरोल पर चल रहा था राम रहीम और आज पैरोल हो रही है खत्म। सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम। हरियाणा और यूपी पुलिस बागपत से लेकर जाएगी अपने साथ। बरनावा से रोहतक की सुनेरिया जेल के लिए रवाना। बागपत से खबर, गुरमीत राम रहीम की पैरोल हुई खत्म। और इसी बीच आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं। एसपी ने क्राइम इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर। अमरोहा से खबर, साथ ही 2 सिपाहियों को भी किया है सस्पेंड। अनुशासनहीनता के चलते की है कार्रवाई। एसपी की कार्रवाई से पुलिस विभाग में मची खलबली। सिपाही धनुज कुमार मोहन सिंह पर भी की गई है कार्रवाई। अमरोहा के रैना थाने में तैनात थे तीनों पुलिसकर्मी। एसपी की कार्रवाई से पुलिस विभाग में मची खलबली। अमरोहा के खादा क्षेत्र में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले भर में अब तक अलग अलग स्थान पर बाढ़ के पानी से डूबकर बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ ने जिले भर में आफत मचाई हुई है। बाढ़ के चलते कई गांव के लोगों ने पलायन कर दिया और जंगलों में ही रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांव में नावों की व्यवस्था और खाने के पैकेट में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के धनोरा, हसनपुर तहसील क्षेत्रों के गांव में बाढ़ के पानी ने आफत मचाई और बाढ़ के पानी में डूबकर बच्ची सहित 4 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के पानी से डरकर कई गांव के लोगों ने गांव में पलायन कर दिया है और जंगल में ऊंचे स्थान पर जाकर रहने लगे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांवों को 17 नावों की व्यवस्था की गई है। साथ ही खाने के पैकेट भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बांटे जा रहे हैं और बाढ़ के पानी से डूबकर हुई मौतों के मामले में जांच की जा रही है और मृतकों के परिवार को शासन प्रशासन से उचित मदद की कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ जो गंगा नदी में आई हुई है उसका मुख्य कारण है कि 3 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया था उससे जल स्तर ऊपर चढ़ पड़ा है और इसके लिए हम लोगों ने 17 नावें लगा रखी हैं। इसके अलावा राजस्व की और पशु विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है और हमारे अधिकारी सतत भ्रमणशील हैं। एसडीएम है, सीओ है और अन्य सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं। एडीएम साहब भी देख रहे हैं और हम सब लोग इसको। और इसी बीच आपको औरैया से खबर बता देते हैं। औरैया से खबर, मिट्टी का टीला धंसने से 3 बच्चे दबे, 1 की हुई मौत। घर की लिपाई पुताई के लिए खेत से मिट्टी लेने गए थे। टीला के गिरने से मिट्टी में दबे 1 बच्चे की मौके पर हुई मौत। घायल 2 बच्चों को सीएससी अजीतमल के लिए भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर कार्रवाई में जुटी। औरैया जनपद के अजीतमल तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं।
प्रीति के। अच्छा, जो बच्चे की मौत हुई उसके पता है आप? हाँ जी, और मैं जो है कि मिट्टी लेने बच्चे गए थे, 3 बच्चे खेलते खेलते मिट्टी लेने गए खेत में, तो टीला बचे के वो दब गए तो हमारी बच्ची की मौत हो गई। 2 बच्चे बच गए। 3 बच्चे दबे हुए थे? 3 बच्चे थे, इसमें आपकी बेटी की मौत हो गई? मेरी बेटी की मौत हो गई। क्या नाम है बेटी का? प्रीति। प्रीति। हाँ जी। कितने में पढ़ती है? 5वीं में पढ़ती हुई। कौन से विद्यालय में? प्राइमरी में। प्राथमिक विद्यालय हरपालपुर। हाँ जी। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा अपने रौद्र रूप में कहर बरपा रही है। लगातार 6 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है, जिससे अमृतपुर राजेपुर क्षेत्र में लगभग 85 गांव जलमग्न हो चुके हैं। अधिकांश गांव के संपर्क मार्ग कट चुके हैं। गांव के मुख्य मार्गों पर पानी भर रहा है। के न्यूज की टीम ने तहसील अमृतपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की जुबानी जानी। जमीनी हकीकत बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली मदद के दावे जिला प्रशासन के हवाबाजी साबित हो रहे हैं। पानी जो आ रहा है, जैसे वो थोड़ा तो लेवल बढ़ रहा है उसका, लेकिन हमने हमारे जो कुछ गांव मैरून हो गए हैं उनको हमने पूरी राहत सामग्री वितरण कर दी है। डॉक्टर्स की टीम विजिट कर रही है और साथ में नावें लगा दी गई हैं और पूरी तैयारी उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी है। मामला बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र के मसौली चौराहे के पास तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गया और आग लग गई, जिसके चलते हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम लग गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को हाईवे से हटवाकर आवागमन शुरू करवाया। उत्तर प्रदेश सरकार जहां लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है, इसी कड़ी में थाना दिवस, तहसील दिवस, समाधान दिवस आदि कार्यक्रमों का आयोजन लगातार कर रही है। साथ ही साथ अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से तहसील दिवस में आई शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। मामला राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील का है, जहां पर बेती गांव से आए शिव प्रसाद ने बताया कि ग्राम समाज के लगभग 6 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत 4 बार तहसील दिवस में करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लग रहा है। इसी तरह वृंदावन से आए राजेश सिंह ने बताया कि तहसील दिवस में लगभग 60 बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी नगर निगम विभाग द्वारा उनके मोहल्ले की सड़क का निर्माण नहीं किया गया। इस विषय में सरोजनी नगर उप जिलाधिकारी सचिन वर्मा से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मैंने जो जवाब आपको दिया जा रहा है, क्या जवाब दिए बताइए हमको, क्या जवाब हमको आप कौन सा जवाब दिए बता दीजिए। जो है माला बनाने के लिए करेंगे नहीं, हम जवाब दिए, हम 450 तहसील दिवस दिए यार, कोई आदमी पागल हो जाएगा। 450 तहसील दिवस दिए, आप इधर बात करिए, मुझसे किससे बात करते हैं आप? इनकार हमारी खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सुराली गांव में रहने वाले मोहम्मद सफदर इमाम की हयात नगर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। सुबह सफदर घर से निकलने के लिए दुकान के लिए निकला था और बाइक सवार 2 बदमाश मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। वहीं सफदर को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। घटना की जानकारी लगते ही सफदर के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है और मामले की पड़ताल कर रही है। खबर बाराबंकी से है, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में शनिवार को जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई हुई। बांदा जेल से तो दूसरे आरोपी जफर उर्फ चंदा को गाजीपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया है। गवाह के रूप में आरटीओ पंकज कुमार सिंह से बचाव पक्ष की तरफ से रहकर उनके बयान दर्ज हुए। जरा पूरी न हो पाने के कारण विशेष न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने मामले की अगले सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की है।
पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी द्वारा फर्जी कागजातों से पंजीकृत की गई एम्बुलेंस को लेकर 31 मार्च 2021 को तत्कालीन ERTO बाराबंकी पंकज कुमार सिंह ने मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर अलका राय पर मुकदमा दर्ज कराया था। MP-MLA कोर्ट कमलकांत श्रीवास्तव साहब के वहाँ शुरू हुई। गवाह नंबर 2 पंकज सिंह ERTO पेश हुए, उनकी मुख्य परीक्षा हुई और उसके बाद गिरफ्त प्रारंभ हुई। समयाभाव के कारण गिरफ्त पूरी नहीं हुई। खबर हमीरपुर से, जहां पर 1 माह पूर्व हुई घटना। पड़ोसी से झगड़ा करने के बाद बाढ़ में यमुना पुल से कूदी युवती की नदी का जलस्तर कम होते ही रेस्क्यू कर तलाश में कोतवाली पुलिस जुट गई है। बता दें कि 1 माह पूर्व हुई घटना। पड़ोसी से झगड़ा करने के बाद यमुना नदी के बड़े जलस्तर के दौरान यमुना पुल में युवती की तलाश लगातार कोतवाली पुलिस कर रही है। यमुना नदी का जलस्तर घटते ही कोतवाली पुलिस ने गोताखोरों की टीम द्वारा यमुना नदी के पुल से लेकर संगम तक लगातार नाव के सहारे रेस्क्यू कर युवती राधिका की खोजबीन शुरू कर दी है। अभी तक युवती का पता नहीं चल पाया है। नदी के पुल से लेकर संगम तट तक पुलिस ने नाव के सहारे किनारे किनारे राधिका की खोज की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। वहां लगाना, वहां से अरे नरेंद्र वहां लगवाना। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार की शुरू की गई पहल के तहत रोहिणी इलाके में दिल्ली सरकार द्वारा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि दिल्ली में इस साल 52 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके चलते राजधानी में जगह जगह वन महोत्सव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके परिणाम स्वरूप राजधानी के प्रदूषण स्तर में कमी भी आई है और हर क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही कार्यक्रम से उन्होंने जन सहभागिता की अपील भी की है। वन महोत्सव का जो लक्ष्य है कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली को जो हरा भरा बनाने का अभियान चल रहा है, दिल्ली को जो प्रदूषण कम करने का अभियान चल रहा है, उसमें जनता की सहभागिता बनाना और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में ये वन महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये 6वां वन महोत्सव का आज हमने उद्घाटन किया है और आखिरी वन महोत्सव 27 अगस्त को होने जा रहा है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जितनी बड़ी तादाद में हर वन महोत्सव में लोग क्षेत्र के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, महिलाएँ आ रही हैं, टीचर्स आ रहे हैं, RWA के लोग आ रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आगामी दिनों में दिल्ली को और हरा भरा करने में हम कामयाब होंगे। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।